नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत सेकेंड पेपर के में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शक्ति ग्रह क्या है या शक्ति ग्रह के हेतु किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शक्ति ग्रह के हेतु क्या है, इसका वर्णन किस पुस्तक या किस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। तो उस ग्रंथ का नाम है सिद्धांत मुक्तावली। ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत मुक्तावली। उसमें शक्ति ग्रह के हेतु का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ शक्ति ग्रह के कितने भेद होते हैं उसके भेदों का भी वहां वर्णन किया गया है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं शक्ति ग्रह क्या है। तो शक्ति ग्रह का मतलब समझ लीजिए अपने छोटे से शॉर्ट टर्म में कि कोई भी पद है, कोई वाक्य है, कोई शब्द है ना, उसका जो मीनिंग होता है हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसका जो एक अर्थ निकलता है, तो उसका अर्थ जिस कारण से निकलता है, जिस साधन से निकलता है, जिस माध्यम से निकलता है या जिस शक्ति से निकलता है उसको बोलते हैं शक्ति ग्रह, उसको बोलते हैं शक्ति ग्रह। तो इसी के बारे में देखेंगे। प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से ज्ञात होता है ना। प्रत्येक पद का या प्रत्येक वाक्य का जो वाक्य में जो पद होते हैं उसका जो अर्थ होता है, तो हर एक पॉइंट का अर्थ, हर एक पद का अर्थ निकालेंगे तब कहीं वाक्य का अर्थ निकलता है। तो प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से ज्ञात होता है, तो उसमें कोई ना कोई शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट कहते हैं इस पद शक्ति को, मतलब इस पद के शक्ति के प्राप्ति के, इस पद के शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है, मतलब जो माध्यम है, उन्हें शक्ति ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखेंगे पदों के शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह है। तो पदों के मतलब कोई वाक्य है उसमें छोटा एक पद है ना, उसके शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह कहलाता है। उसके बाद देखेंगे शब्द में जिससे अर्थ बोध होता है। कोई शब्द है ना, तो शब्द जैसे राम कह दे तो राम कहने से प्रभु श्री राम का बोध हो जाता है। तो उसमें जो राम कहने से जो एक उसका अर्थ बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो शब्द में जिससे अर्थ बोध होता है, अर्थ का ज्ञान होता है, उसे हम लोग शक्ति ग्रह कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि शक्ति ग्रह के भेद, कितने प्रकार के शक्ति ग्रह होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो आइए देखते हैं शक्ति ग्रह के भेद या प्रकार। तो सिद्धांत मुक्तावली के अंतर्गत शक्ति ग्रह का वर्णन किया गया है, वहां पर शक्ति ग्रह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। तो शक्ति ग्रह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बनता है। अब देखेंगे शक्ति ग्रह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर पे है व्याकरण। पहले नंबर पे क्या है? व्याकरण है। दूसरे नंबर पे है उपमान है। तीसरे नंबर पे कोश है। चौथे नंबर पे है आप्तवाक्य है। पांचवें नंबर पे व्यवहार है। छठे नंबर पे वाक्य शेष है और सातवें नंबर पर विवृत्ति है और आठवें नंबर पे क्या है? सानिध्य है। तो ये टोटल 8 शक्ति ग्रह है। इन्हीं 8 एक तरह से ये मान सकते हैं ये टूल्स हैं। ये क्या है? माध्यम है, साधन है। किसी भी पद के, वाक्य का जो पद होता है उसके अर्थ को निकालने के लिए, जानने के लिए इन्हीं 8 शक्ति ग्रह का प्रयोग करके पद का अर्थ निकाला जाता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट का, अगर चाहे आप 9th 10th 11th के लेवल पे देख लीजिए, जिनका ग्रामर या व्याकरण स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हम लोग को जनरली जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते थे उनको ग्रामर की पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका ग्रामर में बहुत अच्छी पकड़ होती है। उनको कोई भी लैंग्वेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड के जो जनरली इंग्लिश मीडियम होती है, तो वो उस भाषा को पढ़ने में बहुत आसानी आती है। तो आप जब बुक पढ़ते हो तो उसकी मीनिंग ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसमें व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद देखेंगे उसी तरह से, ये तो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम की बात हो गई, मतलब ग्रामर की बात होगी। अब बात करते हैं कि जैसे संस्कृत में व्याकरण, हिंदी में व्याकरण होता है, तो उसमें हम लोग को संधि जानना जरूरी है और समास जानना जरूरी है, एक तरह से धातु जानना जरूरी, धातु के रूप जानना जरूरी है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको जानने के बाद व्याकरण जान लेंगे तो हम लोग का वाक्य का अर्थ इजीली समझ में आता है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो। उस पर देखेंगे उपमान।
उपमान का मतलब क्या है? उपमान का मतलब बताया गया किसी अप्रसिद्ध वस्तु किसी अप्रसिद्ध वस्तु से किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना करना। उपमान का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अप्रसिद्ध वस्तु, जैसे अगर किसी एक रोग ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिटनस। एक रोग होता है टिटनस। क्या होता है? टिटनस। टिटेनस, है ना। टिटनस में होता क्या है? व्यक्ति का जो शरीर होता है वो अकड़ जाता है। अकड़ जाता है तो व्यक्ति का शरीर कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए सिर है, ये पैर है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। व्यक्ति का शरीर ये बेस है, तो ये धनुष की तरह हो जाता है। उसको बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने धनुष देखा है, जिस व्यक्ति ने धनुष देखा है उसको पता है कि धनुष की तरह शरीर हो गया, तो उसको बोलते हैं धनुर्वात। इसका मतलब किसी अप्रसिद्ध वस्तु से किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना करना। तो ये जो शरीर बन गया है ये अप्रसिद्ध था, लेकिन इसकी तुलना धनुष से की गई है, इसलिए इसको धनुर्वात व्याधि बोलते हैं। तो इससे भी हम लोग का अर्थ पता चल जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कोश। कोश का मतलब होता है शब्दकोश या डिक्शनरी। जैसे हम लोग जनरली किसी शब्द का अर्थ पता करने के लिए जब हम लोग डिक्शनरी में जाते हैं तो वहां पर उसके कई सिनोनिम्स या पर्याय दिए होते हैं, तो उन पर्यायों के द्वारा हम उस पर्टिकुलर जो शब्द होता है, पद होता है, उसका अर्थ ज्ञात कर लेते हैं। चौथे नंबर देखेंगे आप्त वाक्य। आप्त वाक्य का मतलब क्या है कि जो आप्त पुरुष होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत, उन्होंने लिखा है, तो उनके द्वारा जो भी चीजें कही गई वो सत्य है। जैसे मान लीजिए किसी व्याधि के बारे में बताया है, तो व्याधि का वर्णन करने से पहले, मान लीजिए टिटनस व्याधि का वर्णन किया है, तो टिटनस व्याधि से पहले उस व्यक्ति को उन्होंने स्वस्थ की कंडीशन में देखा होगा, तब जाके कहीं उसको टिटनस व्याधि के स्वरूप को देखा होगा। इसका मतलब जो भी कह रहे हैं, जो आप्त पुरुष जो कह रहे हैं, तो वो सही ही सही है, इसको बोलते हैं आप्त वाक्य। उसकी सहायता से भी हम लोग किसी भी शब्द के पद का अर्थ निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार में क्या बोला गया कि अपने से बड़े, हम लोग कहते हैं ना कि अपने से बड़े, मतलब जो बुजुर्ग या माता पिता होते हैं, उनके व्यवहारिक जो कार्य होते हैं उसके द्वारा भी हम शब्द के अर्थ को निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, उसको अभी ज्ञान नहीं है कुछ, तो अगर कोई उसके पेरेंट्स, उसके पापा मतलब ड्यूटी से शाम को वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद वो माँ से बोलते हैं कि पानी लाओ, मतलब कोई बाहर से आता है तो कहता है थोड़ा पानी ले आओ। तो बच्चा अभी पानी का अर्थ नहीं समझ रहा है, लेकिन इतना समझ रहा है कि ये समथिंग कुछ पीने वाली चीज है, तो मतलब उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है शब्दों का, उसके द्वारा बच्चा सीख रहा है। उसके बाद देखेंगे वाक्य शेष। वाक्य शेष में क्या है कि वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना। वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना। जैसे अगर हम बात करें सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ, मतलब सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ, तो इसका कहने का मतलब ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ का कहने पर पुरुष का ज्ञान होता है, मतलब एक व्यक्ति का ज्ञान होता है, ऐसा कर, इसको बोलते हैं वाक्य शेष। अब एक बात देखते हैं, वाक्य शेष के बाद हम लोग का 7वें नंबर पे क्या आता है? विवृत्ति। विवृत्ति का क्या मतलब है? विवृत्ति को हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जानते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहां शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है उसे विवृत्ति कहते हैं। जैसे मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगर मधु शब्द कह दिया जाए, मधु, है ना, मधु अगर शब्द कह दिया जाए तो मधु शब्द के कई अर्थ कौन कौन से होते हैं? मदिरा, शहद। तो मधु शब्द के कई अर्थ कौन कौन से हैं? मदिरा, शहद, चैत्र मास भी होता है, एक दैत्य का नाम भी मधु है, और एक बसंत ऋतु को मतलब बसंत भी मधु का पर्याय है। लेकिन यदि वाक्य में ऐसा बताया जाए कि अगर मान लो कोई वाक्य बोल रहा है, तो ये तो एक शब्द मधु के इतने नाम हो गए, लेकिन एक वाक्य आपके सामने क्या आ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने मधुशाला पुस्तक हरिवंश राय बच्चन की सुनी होगी, उसमें एक लाइन आता है, क्या आता है? पाठक गढ़ हैं पीने वाले। क्या है? पाठक गढ़ हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। अर्थात जो उस मधुशाला नाम की जो उपन्यास को पढ़ने, जो किताब पढ़ रहे हैं,
पाठकगण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। तो इसका मतलब मधुशाला के रूप में जो पुस्तक है, जो पढ़ेगा बिना शराब पिए ही उसको इतनी नशा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन के कहने से कि पाठकगण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला, इसके कहने से यहाँ पर मधु का अर्थ मदिरा है। यहाँ पर मधु का अर्थ क्या है? मदिरा है। जिस प्रकार से मदिरा के पान से व्यक्ति मनमग्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, मस्त हो जाता है, उसी तरह से इस मधुशाला नामक उपन्यास पुस्तक को पढ़ने से पाठकगण मस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने से मधु का अर्थ क्या कहलाएगा? मधु का अर्थ क्या निकल रहा है? मदिरा निकल रहा है। तो इसे विवृत्ति कहते हैं, इसे विवृत्ति कहते हैं। और लास्ट में है सानिध्य। सानिध्य का मतलब होता है समीप, समीप, है ना। ज्ञात शब्द के सानिध्य अर्थात साथ, ज्ञात शब्द के साथ या सानिध्य में रहने से अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। जैसे प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर बसंत ऋतु में बसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है? आम के पेड़ पर बसंत ऋतु में बसंत दूत मधुर गाना गाती है। तो आम का पेड़ बहुत क्लियर है, बसंत ऋतु ये भी क्लियर है, बसंत दूत इसके बारे में नहीं पता है, एक मधुर गाना गाती है। इसका मतलब कि बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर क्या गाना गाती है? बसंत दूत का मतलब क्या है? कोयल। तो यहाँ पर क्या है कि सानिध्य, जब अन्य का अर्थ पता है तो जो जिसका पता नहीं है, अप्रसिद्ध है, उसका भी हम लोग को अर्थ मालूम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सानिध्य। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।